डिस्पर्शन निकालने के है ना जो पहला तरीका है रेंज है ना, हर एक जगह पे वो एप्लीकेबल नहीं होता है ना, हर एक जगह पे वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए हमने कुछ और भी मेथड्स बनाए हैं, जिसमें सेकेंड मेथड है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है जी? देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने मीन के बारे में बात किया ही है। मीन को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के डेटा में। तो मान लीजिए अनग्रुप डेटा है जी। अनग्रुप डेटा हमें किस टाइप का होता है कि सारे एन नंबर्स है, सीधा सीधा उनके इंडिविजुअल वैल्यू आपको दे दी गई है। तो इसका मीन तो आपको निकालना आता ही है, मैं उसको एक्स बार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 से लेके xn का सम डिवाइड बाय n। तो आप क्या करते हो, अब इस टाइप के डेटा में अगर मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, हर एक नंबर का, हर एक वैल्यू का मीन से डेविएशन कैलकुलेट करना है। मतलब x1 जो वैल्यू है उसका भी x बार से डेविएशन कैलकुलेट करना है, और उस डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। मतलब मॉड लगा लेना, अगर वो वैल्यू कम है x बार से तो भी वो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, अगर ज्यादा है तो भी पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेना है। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू का आपने मीन से डेविएशन निकाल लेना है एब्सोल्यूट, और फिर उनका सम करके डिवाइड बाय n कर देना है जी। तो दिस इज मीन डेविएशन। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं? हाँ जी, ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। यस सर। तो अनग्रुप जिसमें सीधा सीधा वैल्यूज दे रखी हैं उसमें आपने इस तरीके से मीन डेविएशन निकाल लेना, मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला बन जाता है। अब आ, अब अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टाइप, अब ग्रुप डेटा, पहले अनग्रुप डेटा के बारे में बात किया, ग्रुप डेटा के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है दो टाइप के डेटा, जिसमें एक तो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमने पढ़ा है एक्स आई एफ आई के कॉलम होते हैं जी, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेटा में भी हमने मीन निकालना तो ऑलरेडी सीख ही लिया है, तो मीन का फॉर्मूला, मीन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैं मान लेता हूं कि मीन की वैल्यू एक्स बार आ जाएगी, ठीक है। तो मीन निकालना में आता है तो मैं उसको दोबारा से नहीं बोल रहा। तो मीन मान लो हमने निकाल लिया, एक्स बार उसकी वैल्यू आ गया, तो अब मीन डेविएशन क्या होगा। अब आप इसमें भी वही चीज करेंगे, इसमें भी आप जो पहला नंबर x1 होगा उसका मीन से डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मतलब मॉड से मल्टीप्लाई करके। और ऐसा x1 के लिए कितने बारी करेंगे, f टाइम्स f1 f1 टाइम्स। मतलब यहाँ पे है ना, जैसा हमने पहले भी बात किया है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो अब n नहीं रहते, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं x1 का मीन से डेविएशन निकालूंगा, फिर से x1 का मीन से डेविएशन निकालूंगा, ऐसा हर एक x1 के लिए करूंगा जितने x1 अवेलेबल हैं। तो कितने x1 अवेलेबल हैं, f1 टाइम्स अवेलेबल हैं। तो जब मैं उनका हर एक का डेविएशन निकालूंगा बाहर से, तो मतलब वो टोटल सम क्या हो जाएगा, इसका जो भी डेविएशन आएगा उसको f1 टाइम्स। तो ऐसे करके फिर x2 का भी डेविएशन निकालेंगे, और x2 का भी डेविएशन क्या आएगा, f2 टाइम्स होगा। तो ऐसे करके सारे नंबरों का डेविएशन निकाल के अब उसको डिवाइड करना होगा टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको क्या लिख देंगे, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के केस में आपका जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है वो ये बन जाता है, मतलब जो भी डेविएशन है वो अब आप उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो और डिवाइड कर देते हो टोटल फ्रीक्वेंसी से। अब नेक्स्ट जो है वो हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पढ़ा हुआ है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में डेटा किस टाइप का होता है, क्लास इंटरवल टाइप का होता है। उसमें एफ आई का कॉलम होता है। तो जैसे वही वाला एग्जांपल गल वाला ले रहे हैं। अब इस टाइप के डेटा में अगर आपने मान लो है ना यहाँ पे 5, 7, 10, 16, 12 है ना सेम डेटा लिया है। अब इस टाइप के डेटा में भी हमने मीन कैलकुलेट करने का तरीका तो देख ही लिया है। तो मीन हमने कैलकुलेट मान लो कर लिया है जी, उसको मैंने एक्स बार बोल दिया है, ठीक।
अब इसमें भी आपने क्या करना है, आपने अब मीन से डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो वो डेविएशन, अब यहाँ पे जो 0 से 10 है, अब आपको क्या पता कि क्या वैल्यू होगी, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सआई का कॉलम बना लेते हैं ना, जो कि मिड वैल्यू होती है। यस सर। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप मिड वैल्यू मिड वैल्यू मिड वैल्यू का मीन से डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, मिड वैल्यू का मीन से डेविएशन कैलकुलेट करोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक, तो यहां पे मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, सेम वही चीज है जो डिस्क्रीट में है, सारा का सारा प्रोसेस यही लगना है जी। क्योंकि अब आपने क्या किया, अब आपने इसकी मिड वैल्यू निकाल के ना इस क्वेश्चन को एक्चुअल में आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके बाद का प्रोसेस वही है जी। तो मीन डेविएशन यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैसे होगा, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए भी फॉर्मूला सेम है, कोई अलग नहीं है, बस इसमें क्या है, एक्स आई का कॉलम पहले आपको खुद से बनाना पड़ता है मिड वैल्यू लेके। सबको समझ में आया है मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है? हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? अब यहां पे जो बात हमने करी है मीन डेविएशन, देखिए जब आप वर्ड बोलते हो ना मीन डेविएशन, तो उस वर्ड का ऑटोमेटिक मीनिंग होता है कि भी आप मीन के रिस्पेक्ट में आप डेविएशन निकालते हो। लेकिन तो अगर देखो तो अगर तो सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ दिस डेटा, फिर तो आप सीधा सीधा मीन के अबाउट इसका डेविएशन निकाल के आप कैलकुलेशन कर लेंगे। अब कई क्वेश्चन में आपसे पूछा तो मीन डेविएशन ही होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में लिख दिया जाता है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब अबाउट मीडियन का मतलब यह है कि भाई अब आपने जो डेविएशन कैलकुलेट करनी है ना, वो मीडियन के रिस्पेक्ट में करनी है। तो बस चेंज क्या आएगा, चेंज क्या आएगा कि यहां पे ये जो आप x बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हर एक नंबर में से x बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो x बार सब्ट्रैक्ट करने की बजाय क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और मैं मीडियन को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बस इतना चेंज आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। इस तीनों टाइप के डेटा में, चाहे अनग्रुप डेटा हो, चाहे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का हो, इसमें अगर तो सीधा सीधा आपसे मीन डेविएशन पूछा जाता है, फिर तो आपने क्या करना है, हर एक वैल्यू को उसके मीन से ही सब्ट्रैक्ट कराना है जी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली मॉड लगाना है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको क्या करना होगा, आपको मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने का तरीका भी आप जानते हो, आप कल की क्लास में पढ़ लिया हमने। तो मीडियन पहले निकाल लेंगे और फिर हर एक वैल्यू को मीडियन से सब्ट्रैक्ट कराओगे और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे, मतलब मॉड तो लगाना ही है जी। तो मीन डेविएशन का मतलब है मीन के रिस्पेक्ट में डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब है कि हर एक वैल्यू का डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में। तो बस इतना सा एक छोटा सा चेंज है कि अगर अबाउट मीडियन निकालने को आता है, वैसे तो कभी मॉड का क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर मीन डेविएशन अबाउट मॉड आ जाए तो फिर आपको मॉड हर एक वैल्यू का सब्ट्रैक्शन मॉड से कर लेना होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया है सबको? यस सर। तो ये है मीन डेविएशन। अब नेक्स्ट जो बात है दैट इज, पहले रेंज किया, फिर मीन डेविएशन के बारे में बात किया, अब करते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को नॉर्मली हम लोग सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में तो सीधा सीधा रिलेशन है कि भी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला सब लोग जानते ही हैं, तो ये तो होना ही होना चाहिए।
तो काम सर सिर्फ ये है कि अब वेरिएंस निकाल लें तो वहां से बस उसका स्क्वायर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वेरिएंस ही निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने का क्या तरीका है जी। अब इसको भी हर एक टाइप के डेटा के लिए हम लोग बात करेंगे। पहले अनग्रुप्ड के लिए बात कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा इस टाइप का होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले तो मीन निकाल लेना है, जिसको एक्स बार बोला जाता है जी। अब इसमें जो वेरिएंस है, जैसे हमने मीन डेविएशन के बारे में बात किया, तो उसमें तो हमने बोला कि कई बार मीन डेविएशन मीन के ही रिस्पेक्ट में होता है, कई बार मीन डेविएशन मीडियन के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है। तो जब यहाँ पे वेरिएंस की बात आती है तो वेरिएंस में कभी भी मीडियन के अबाउट नहीं पूछा जाता। कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता कि फाइंड द वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, है ऐसा ऐसा कभी पूछा जाता ही नहीं है। तो वेरिएंस तो हमेशा मीन के रिस्पेक्ट में ही पूछा जाता है। वेरिएंस का ऑटोमेटिक मीनिंग है मीन के रिस्पेक्ट में, ओके। तो मतलब इस केस में जब हम लोग वेरिएंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। वेरिएंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप हर एक नंबर को एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करते हो और उसका स्क्वायरिंग कर देते हो। ऐसा हर एक नंबर के लिए करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय n कर देंगे, तो वो वेरिएंस की वैल्यू आ गई, मतलब वो एवरेज आ गई। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है जी। ये भी आई थिंक नया नहीं है, सबको याद होगा। ठीक, हर एक नंबर को मीन से सब्ट्रैक्ट करा के उनका स्क्वायरिंग कर देना और एवरेज निकाल लेना है। तो ये वेरिएंस को कैलकुलेट करने का मेथड है जी फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक, अब देखिए ये बेसिक मेथड है, बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन वेरिएंस का एक और फॉर्मूला भी बन के आता है। वो कैसे बनता है वो भी एक बार देख लेते हैं। और दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देखते हैं कि कई बार जो सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है ना वो ज्यादा बेटर निकल के आता है। तो मतलब कई बार है ना, कई क्वेश्चंस में वो मेथड अगर लगाएंगे तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये लगाने लगेंगे तो शायद क्वेश्चन सॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो इसका स्क्वायरिंग हम लोग ओपन कर लेते हैं। ऑल्दो हमने प्रोबेबिलिटी में ये पढ़ा भी हुआ है, सेकेंड मेथड वेरिएंस का कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा भी हुआ है। तो फिर से उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसका स्क्वायरिंग ओपन किया, अब तीनों के स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। अब ये क्या है, ये तो सीधा सीधा समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर है जी। और ये देखिए ये एक्स बार है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है सीधा सीधा। अब जब मैं यहाँ पे समीशन लगाता हूं तो मैंने ऑल्दो कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में तो क्या होता है, आई स्टार्ट्स फ्रॉम वन टिल एंड, है ना, ऐसा ही होता है ना, तो ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे सेकंड जो नंबर है वो तो आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो सीधा सीधा एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये कांस्टेंट नंबर कितने बारी होगा, n टाइम्स होगा। तो इसका तो मैं सीधा सीधा वैल्यू n टाइम्स एक्स बार स्क्वायर लिख देता हूं। और यहाँ पे ये जो 2 है और ये जो एक्स बार है, ये वापिस से क्या आ गए, ये कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक्स आई है, तो इसको समीशन से बाहर निकाल देते हैं। अब यहां पे अगर फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी थी, एक्स बार एन एक्स बार होगी क्या। एन एक्स बार। ये समीशन क्या बन गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn। अब हमने अभी पहले बात कर लिया, मीन तो हमें निकालना आता ही है ना। मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 टिल xn अपॉन n, है ना। तो n को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के वहां से वैल्यू आ गई, दिस इज xn बार, n टाइम्स x बार थी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स एन एक्स आया, ये नेगेटिव में है, तो सीधा सीधा ये क्या बन गया जी, माइनस एन एक्स बार स्क्वायर बन गया। ठीक,
अब इस x बार को क्या लिखा जा सकता है? इस x बार को क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ xi अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला क्या बन गया है बेटा? 1/n समीशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस ये n और ये n कट जाएगा तो ये बचेगा समीशन ऑफ xi अपॉन n का स्क्वायर। और अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी में भी हमने ऐसा ही फॉर्मूला बनाया था। प्रोबेबिलिटी में वेरिएंस का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था? e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनाया था ना। ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x उसका स्क्वायर, ऐसे बनाया था ना। यस सर। तो अल्टीमेटली यहां पे भी सेम ही बात बन रही है कि ये क्या है कि उनके स्क्वायर्स का सम करिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए, तो मतलब मीन वैल्यू ऑफ देयर स्क्वायर्स। ये क्या बन रहा है? मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स। और ये क्या बन रहा है? स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। ओके, तो ये दूसरा फॉर्मूला है जी वेरिएंस का, सेम फॉर्मूला जो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है। दिस इज मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ मीन वैल्यू। तो दो फॉर्मूले हैं वेरिएंस निकालने की। एक ये फॉर्मूला यहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं और ये दूसरा फॉर्मूला है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई भी एक लगाना पड़ सकता है। तो ये रही बात वेरिएंस की। वेरिएंस हमने पहले अनग्रुप डेटा के लिए निकाला है। अब ग्रुप डेटा में क्या हो? ग्रुप डेटा में अगेन है ना, दो टाइप के डेटा हमने पढ़ रहे हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें ऐसा डेटा हमें दिया होता है तो इस केस में भी आपने क्या करना है? आपने पहले तो इस डेटा का मीन निकाल लेना है। तो मीन आप निकालेंगे तो उसको एक्स बार बोल देंगे। अब हर एक वैल्यू का, अब जैसे अनग्रुप डेटा में पढ़ा कि अभी हर एक वैल्यू को एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायरिंग करनी है, तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। बस अब इसमें क्या रहेगा? अब x1 एक बार ही नहीं रहेगा। अब x1 को x बार से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायरिंग करेंगे, फिर से x1 को x बार से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायरिंग करेंगे, तो ऐसा कितने बार ही करेंगे? f1 टाइम्स करेंगे। तो उस वजह से वेरिएंस का फॉर्मूला यहां पे क्या बन के आता है? समीशन ऑफ fi xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन समीशन ऑफ fi। इसमें सीधा सीधा ये फॉर्मूला आ गया था, क्योंकि हर एक नंबर एक ही बारी था, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गया था। यहाँ पे हर एक नंबर क्या अपनी फ्रीक्वेंसी के टाइम्स से मल्टीप्लाई होकर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो अगेन है ना, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अगर अब दूसरा फॉर्मूला अगर लिखना पड़े तो वो क्या बन जाएगा? अब मान लो है ना, इसकी भी स्क्वायरिंग करके है ना ओपन करते हैं, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में क्या बन जाएगा? समेशन fi xi एक्सपेक्टेड वाले का स्क्वायर अपॉन fi fi का स्क्वायर अपॉन वहां पे n था, तो मतलब n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो समेशन ऑफ fi हो जाएगा, राइट? माइनस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा। वापिस से रिप्रेजेंट ये वही कर रहे हैं कि ये हर एक नंबर के स्क्वायर्स का सम कर रहे हैं और उनका सम कर रहे हैं जी, और डिवाइड बाय कर रहे हैं किससे के साथ? उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ।
हर एक नंबर का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं। तो मतलब ये अगेन क्या बन रहा है, मीन ऑफ स्क्वायर्स, और ये क्या बन रहा है, स्क्वायर ऑफ मीन। ठीक है। अब यहीं पे ये ग्रुप डेटा अगर आ जाता, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाला डेटा अगर आ जाता है, अभी डिस्क्रीट में पढ़ा, अभी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में बात करते हैं जिसमें क्लास इंटरवल में होता है। तो उसमें आपने क्या करना है, लाइक सेम डेटा, आपने क्या करना है, आपने एक्सआई का कॉलम बना लेना है मिड वैल्यूज। तो इसमें अगेन पहले तो एक्स बार आप निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और फिर हर एक वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो इसमें भी फॉर्मूला वेरिएंस का सेम ही बन के आएगा, क्योंकि जब आपने एक्सआई का कॉलम बना लिया तो ये कॉलम बनाने के बाद ये अब चीज किस में कन्वर्ट हो गई, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला आप वेरिएंस के लिए लगा देंगे। ठीक है ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। तो इन तीनों टाइप के डेटास में हमने मीन डेविएशन निकालना समझ लिया है, वेरिएंस निकालना समझ लिया है, और जब वेरिएंस निकालना समझ ही लिया है तो फिर तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो भी डेटा आ जाए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने क्या करना है, पहले तो वेरिएंस ही निकालना है। तो वेरिएंस को निकालने का जो भी मेथड हमने पढ़ लिए हैं उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी। ठीक। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए कल की क्लास में हमने एक चीज पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, कि अगर हर एक जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो भी डेटा दिया है, अगर उसकी हर एक वैल्यू को कुछ के टाइम्स मतलब कुछ के यूनिट्स उसमें ऐड कर दें, या के यूनिट से सब्ट्रैक्ट कर दें, या के यूनिट से मल्टीप्लाई करें, या के से डिवाइड कर दें, तो जो जो उसके मीन मीडियन मॉड, इन सब में भी सेम ही चीज आपको मिलेगी, कि मीन भी आपका अगर ऐड किया है तो मीन भी आपका क्या होगा, के यूनिट्स बढ़ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो वो भी के यूनिट कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है तो के टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड किया है तो के से डिवाइड हो जाएगा। सेम सेम जो है वो आपको कन्वर्जन वहां पे मिलेगा, मीन के लिए भी, मॉड के लिए भी, एंड मीडियन के लिए भी। ठीक है ना, तो ये हमने कल की क्लास में प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ठीक है। अब डिस्पर्शन के केस में क्या होता है वो भी जानना जरूरी है, और उसको लिख भी लीजिए। कल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सेम ही चीज मिल रही है ना, इसलिए याद रखना बड़ा इजी है, लेकिन इसमें हल्का सा वेरिएशन होता है। वो वेरिएशन क्या है, सबसे पहली बात यह है, अगर पहले हम लोग एडिशन की बात करते हैं, जो भी हमें डेटा दिया है, चाहे वो अनग्रुप्ड हो चाहे ग्रुप्ड हो, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस, है ना, सब में सेम ही बात होगा, उनको अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हर एक वैल्यू में अगर मैं 1 यूनिट का इंक्रीज कर देता हूं, तो मीन डेविएशन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हर एक वैल्यू को मैं 1 यूनिट इंक्रीज कर देता हूं, तो मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, नो चेंज। देखिए जब आप मीन डेविएशन या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो डिस्पर्शन रिप्रेजेंट करता है ना, स्प्रेडिंग। तो जैसे स्प्रेडिंग पहले थी, मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 नंबर ही दिए हुए हैं, तो इन 10 नंबरों की जो भी स्प्रेडिंग है, उनकी जो भी मीन डेविएशन या जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आएंगे, अब अगर इस डेटा में
कि इस डेटा की हर एक वैल्यू में मैं 1 यूनिट का इंक्रीज कर देता हूं तो फिर डेटा नया क्या मिलेगा, 2, 3, 4 से लेके 11 तक हो जाएगा। तो उसका जो डिस्पर्शन है वो भी तो सेम ही रहेगा ना। जैसा डिस्पर्शन पहले था 1 यूनिट के इंक्रीज से जो आपको नया ऑब्जर्वेशंस मिले, नया डेटा मिला, उसमें आपका डिस्पर्शन नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो अब अगर 1 यूनिट में चेंज नहीं होगा तो सेम बात 2 यूनिट के लिए भी बोला जाएगा, 3 के लिए भी बोला जाएगा और k यूनिट्स के लिए भी बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये है पहली बात कि अगर मैं हर एक वैल्यू, हर एक ऑब्जर्वेशन में k यूनिट्स ऐड कर देता हूं तो डिस्पर्शन चेंज नहीं होती है, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वो सब सेम रहते हैं। और सेम चीज सब्ट्रैक्शन में भी है। अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में 1 यूनिट का सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो भी जो डिस्पर्शन है वो सेम रहने वाला है। डिस्पर्शन मतलब मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ सेम चीज। तो पहला पॉइंट तो ये है कि कोई चेंज नहीं आता। इसको लिख लीजिए, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा is increased or decreased by same quantity, then there is no change in mean deviation, standard deviation and variance। तो पहली बात तो ये रही कि अगर हर एक डेटा में कुछ इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो डिस्पर्शन चेंज नहीं होता है, मतलब मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस चेंज नहीं होते हैं। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। अगर हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो भी डेटा हमें दिया गया है, उस हर एक डेटा, हर एक वैल्यू को, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर डबल कर देते हैं, डबल कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं। तो मीन डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन डेविएशन भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है जी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 1, 2, 3 है ना, 1 से लेकर 10 तक ये जितने भी है ना 10 नंबर हैं, इन 10 नंबरों का अगर हमें मीन डेविएशन निकालना पड़े तो जो भी वैल्यू आएगी, अब इन सारे 10 नंबरों को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2, 4, 6, 8 है ना, ऐसे करके डेटा हमें मिलेगा। तो उस डेटा का जो मीन डेविएशन होगा वो डबल होगा। डिस्पर्शन आपको दिख रही है ना, मतलब वो फॉर्म है ना, एक थोड़ा सा रियलाइज हम लोग कर पा रहे हैं कि अगर है ना वो 1 से लेके 10 तक था, हर एक नंबर इक्वली डिवाइड था, फिर अगर डबल कर दिया तो 2, 4, 6, 8 से लेके 20 तक बना, तो वो मतलब रेंज भी बढ़ गई है और हर एक नंबर है ना सिमेट्रिक भी है, तो डिस्पर्शन ऑटोमेटिकली डबल हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो डबल हो जाएगा जी। और तो अगर 3 गुना करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि अगर k टाइम्स करते हैं तो k टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये मीन डेविएशन k टाइम्स होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी k टाइम्स होगा। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस k स्क्वायर टाइम्स हो जाता है जी। क्योंकि आप हर एक नंबर, अब वहां पे देखो कि वो वेरिएंस में क्या क्या होता है, xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो हर एक नंबर क्या होता है, k टाइम्स हो गया, तो फिर वहां से वो k कॉमन निकल जाएगा, तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा वेरिएंस में से। अब वो वेरिएंस वाले फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो कि हर एक नंबर को जब आप k टाइम्स कर रहे हो तो पहले तो वो क्या बन जाएगा, k xi हो जाएगा ना। मीन भी क्या होगा, k टाइम्स होना है, वो हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। तो x बार की जगह आप क्या लिख लोगे, k x बार लिख लोगे, तो वहां से k कॉमन आ जाएगा ना वेरिएंस में से, तो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होना है
अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को k टाइम्स किया गया है तो मीन डेविएशन भी k टाइम्स होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी k टाइम्स होगा, जबकि वेरियंस आपका k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये k मतलब अगर k से मल्टीप्लाई करा गया है तो भी, k से डिवाइड किया गया है तो भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डिवाइड किया गया तो भी k, तो मतलब अगर सीधा सीधा ऐसा समझ लो ना कि k टाइम्स करने का मतलब अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा लेंगे तो मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी ले ली, मतलब k की वैल्यू अगर हाफ ले ली, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हर एक टर्म हाफ हाफ हो रहा है ना, तो ऐसा बोला जा सकता है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ गिवन डेटा is multiplied or divided by same quantity k, then mean deviation and standard deviation also becomes k times। और डिवाइडेड बाय k टाइम्स ना। ये और का मतलब तो समझ रहे हो ना, कि मल्टीप्लाइड किया गया है तो k टाइम्स हो जाएगा, अगर डिवाइड किया गया तो डिवाइड बाय k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेम बात है ना। तो और के पहले मल्टीप्लाई लिखा गया तो और के पहले हम k टाइम्स लिखे, और के बाद डिवाइड लिखा है तो k टाइम्स डिवाइड हो गया। ठीक है, तो while variance becomes k square times or divided by k square। नेक्स्ट है इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मतलब मीन वैल्यू इंटू 100। अगर आपको किसी डेटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने को बोला गया है, आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। स्टैट्स की ये पूरी की पूरी थ्योरी है बेटा। समझ में आया है? किसी को कोई दिक्कत है? रिस्पॉन्ड करिए बेटा। आ गया समझ। किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत? आगे चले फिर मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट करें। सर हाँ जी, तो प्रीवियस ईयर मैंने जब देखे थे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि किसी ने एरर कमिट कर दिया मीन लेने में, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह। सर वो वैसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं? वो बेटा इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ही है। इन प्रॉपर्टीज को लगाने का ट्राई करिए।
तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे देते हैं और कहते हैं कि एक वैल्यू उसने गलत यूज कर ली, हाँ, सर मीन भी दे दिया है, वो वाले क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते। बेटा वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा उसमें, कि जो गिवन है, अगर मान लो कि भी आपको बोला गया कि 50 ऑब्जर्वेशंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू इतनी है, ठीक है, और उसमें बोल दिया गया मान लो एक कोई वैल्यू है 20, ठीक, उसने बाय मिस्टेक उसे 20 लिख लिया जबकि एक्चुअल वैल्यू 10 थी, यस ठीक। सर। तो बाकी सबके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा वेरिएंस का? मीन ऑफ xi का स्क्वायर। यस सर। मतलब अभी जो दूसरा वाला वेरिएंस का दूसरा वाला फॉर्मूला यहां पे काम में आएगा, पहला वाला नहीं। मतलब पहला वाला बात तो एक ही है, लेकिन पहले वाले की तरीके से करने जाएंगे तो थोड़ा लंबा ही रहेगा, उसकी जगह आप दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको वो वेरिएंस दिया गया है उस वेरिएंस को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, xi स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर टिल x50 स्क्वायर, है ना, 50 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, डिवाइड बाय 50, राइट। यस सर। अब उस 50 वैल्यूज में से एक वैल्यू आपकी 20 स्क्वायर है जी, जब इनिशियली उसने गलत लिख लिया था। बाकी के सारे टर्म तो एज इट इज रहेंगे ना। यस सर। और सेम चीज बाकी के 49 को तो x1 x2 x3 ही रहने दो, बस x50 को आप लिख लो 20, तो वो वेरिएंस में एक रिलेशन बन गया आपका। यस सर। और फिर जब एक्चुअल वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो उसमें वो 20 की जगह 10 लिख दोगे, बाकी सारा का सारा टर्म सेम। ओके सर। तो वहां से जो पहले वाली इक्वेशन बनाई, तो वहां से उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करने का ट्राई करो। ओके सर, आगे समझ। ठीक है ना, फॉर्मूले ही है, मतलब इन्हीं को ही अप्लाई करना है। अब ऐसा नहीं कि भी उसके लिए कोई और अलग थ्योरी है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं फॉर्मूले से वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके सर। ट्राई करिए, अदरवाइज अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई क्वेश्चन लेके आइए, है ना, डाउट स्लॉट में, तो मैं डाउट स्लॉट में आपको एक क्वेश्चन करके ही दिखा दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होता, कुछ एक बार ट्राई करके देखिए। आगे चलते हैं बेटा, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, सबसे पहले बात आती है स्टेटमेंट। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग करते क्या है? मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग जो भी आपको एक स्टेटमेंट्स दी हैं, हम लोग उनकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, अब उसके पहले कुछ कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, वो छोटे छोटे डेफिनेशंस हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे। पहले बात आती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या है जी? A sentence is called a mathematically accepted statement if it is either true or false, neither both, मतलब but not both। देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो भी हम लोग बात करते हैं वो हम लोग स्टेटमेंट्स के लिए बात करते हैं, और उसमें कौन से स्टेटमेंट्स कंसीडर होते हैं? ऐसे स्टेटमेंट जो कि या तो ट्रू होंगे या फिर फॉल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पॉसिबिलिटीज। अब जैसे एग्जांपल हम लोग, है ना, इसको ले सकते हैं कि भाई √2 इज ए रियल नंबर। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू जानूं, इस स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है जी? ट्रू है,
यहीं पे लिखूं कि √2 इज ए रैशनल नंबर, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या है जी? फॉल्स। फॉल्स। अब यहीं पे अगर √2 की बजाय मैं आपको यहां पे बोल दूं कि x इज ए रैशनल नंबर, क्या है? आपको तो पता ही नहीं। x इज ए रैशनल नंबर, आपको कैसे पता? वो तो डिपेंड करेगा ना x की वैल्यू पे। कुछ x की वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिसपे वो रैशनल नंबर होगा, मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। कुछ x की वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिसमें इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू आपका फॉल्स होगा। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। तो आप आपके लिए ये वाली जो स्टेटमेंट है, आप इन स्टेटमेंट्स के लिए टेबल नहीं बना सकते, आप इन स्टेटमेंट्स के लिए आप ट्रुथ वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आपके लिए ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट नहीं है जी, जितनी देर तक आपको एक्स के बारे में पता नहीं है जी। बात समझ में आई? तो सबसे पहली बात जो बेसिक डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट की है कि इसमें सिर्फ वही वाले स्टेटमेंट्स आपके कंसिडर होंगे जिसमें जो कि या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। या फिर कई कई स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कि रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग है ना इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हम लोग स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो उसमें ना रिक्वेस्ट वाले आते हैं और भी बहुत सारे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जिसमें कोई एक बंदा एक क्वेश्चन कर रहा है या एक है ना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट भी आपके है ना मैथमेटिकल एक्सेप्टेड स्टेटमेंट नहीं है जी। तो स्टेटमेंट क्या सीधी सीधी एक वैल्यू होनी चाहिए, तो उसका ट्रुथ वैल्यू आप चेक करना है। ओके, तो ये तो रहा स्टेटमेंट। अब इसमें सिंपल स्टेटमेंट क्या? सिंपल स्टेटमेंट यही, जैसे ये सिंगल लाइन लिखा हुआ है, एक ही लाइन लिखी हो तो उसको सिंपल स्टेटमेंट बोला जाता है जी। सिंगल स्टेटमेंट। √2 is a real number, 6 is divisible by 2, 40 is divisible by 8, है ना। तो ऐसे करके सिंपल जो सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स हैं उनको सिंपल स्टेटमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोला जाता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं 40 is divisible by 8 and 8 is divisible by 2। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसमें फर्दर दो स्टेटमेंट आ गए ना। इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आ गए हैं ना, ये दो स्टेटमेंट के कंबाइन से बना हुआ है। या ऐसा बोल दें, इफ 40 is divisible by 8 then 40 is also divisible by 2। तो ये भी दो स्टेटमेंट का कंबाइन बन गया है ना। एक तो है 40 is divisible by 8, एक स्टेटमेंट है 40 is divisible by 2। बात समझ में? तो सिंपल स्टेटमेंट जो कि सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं जी। कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बात यहां पे ये आती है कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो बनते कैसे हैं। सिंपल स्टेटमेंट की हेल्प से कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनते हैं, तो क्या क्या उसमें चीजें लगती हैं, क्या क्या टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, उनको बोला जाता है कनेक्टर्स या फिर ऑपरेटर्स। टोटल 5 टाइप के हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं। पहला है कंजंक्शन, जिसका मीनिंग होता है एंड, और इसका सिंबल होता है, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं ना हम,
इंटरसेक्शन में कुछ ऐसा ही सिंबल होता है ना, बस वो थोड़ा सा ऐसा गोल टाइप का बना देते हैं, बस इसमें थोड़ा सा ऐसा सीधी सीधी लाइनें बना देते हैं। मीनिंग इसका भी इंटरसेक्शन वाला ही है जी। आगे देखते हैं, पहले सारे के सारे ऑपरेटर एक बार लिख लेते हैं। सेकेंड है जी डिसजंक्शन, जिसका मीनिंग है और सिंबल है यूनियन वाला। यूनियन का मीनिंग भी और होता है ना, जैसे इंटरसेक्शन का मीनिंग एंड होता है, यूनियन का मीनिंग और होता है ना, ये भी कुछ कुछ वैसे ही है जी। एक है नेगेशन। नेगेशन का मतलब तो आप समझते हो, नेगेटिव या अपोजिट, एक ही बात है। किसी स्टेटमेंट का अपोजिट बोल देंगे तो मतलब वो उसका नेगेशन कहलाएगा, तो इसका सिंबल होता है ऐसा। फिर है कंडीशनल, ठीक। कंडीशनल में क्या होता है, इफ एंड देन। जैसे अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, इफ 40 इज डिविजिबल बाय 8 देन 40 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो मतलब ये जो ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है, ये हर एक ऑपरेटर है, मतलब कि स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ लेंगे। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, या फिर ये होता है, या फिर डबल, ऐसा भी बोल देते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही चीजें रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है बाई कंडीशन। बाई कंडीशन जिसका मीनिंग है इफ एंड ओनली इफ, जिसका सिंबल होता है दोनों तरफ। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना, बहुत सारी इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं ना, कई बार मैं आपको बोलता हूं कि दोनों सिंबल लगेंगे। तो ये दोनों सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू है तो मतलब दूसरा वाला सही हो जाएगा, अगर दूसरा वाला बोला गया है तो पहला सही हो जाएगा। और इसका मीनिंग होता है एक तरफ, कि अगर पहले वाली इक्वालिटी ट्रू है तो मतलब वहां से हम लोग दूसरे वाली इक्वालिटी पे कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, होता है ना ऐसे मैथमेटिकली। अब इस हर एक कनेक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे ट्रूथ टेबल। अब इसमें एक बार ट्रूथ टेबल के बारे में भी समझ लेते हैं। ट्रूथ टेबल होता क्या है? ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए, और उनकी ट्रूथ टेबल बनता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए और उसकी ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं। इसको अगर मैं वर्डिंग्स में आपको लिखूं तो वर्डिंग्स में क्या है, एक सेकेंड, वर्डिंग्स में क्या बनेगा, है क्या, रिलेशनशिप ऑफ relationship between the truth value of compound statement and its given simple statements। जैसे मैं आपको है ना एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 40 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 2। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर अब मुझे इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू जाननी है, मुझे ये चेक करना है कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट का रिलेशन मैं किससे बना सकता हूं? मैं इनकी इंडिविजुअल
स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू से बना सकता हूं। कैसे बनेगा कि अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है ना, स्टेटमेंट की तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है ना, और इस स्टेटमेंट की भी ट्रूथ वैल्यू क्या है जी, ट्रू है, राइट। अब जब यहां पे कनेक्टर एंड है, यहां पे कनेक्टर एंड है, तो एंड के केस के लिए हम लोग टेबल देखेंगे। तो एंड के केस में क्या होता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उस केस में आपका कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं कि यहां पे इज नॉट, यहां पे मैं नॉट कर देता हूं, अगर मैंने है ना थोड़ा सा चेंज किया, तो 40 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो अब पहले पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, दूसरे स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी जी, फॉल्स हो गई। तो अब इसकी हेल्प से मुझे बताना है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अब इनकी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी जी, पूरी लाइन की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, Yes. फॉल्स। तो जब एंड वाला कनेक्शन होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों अगर सही हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट सही होता है, ट्रू होता है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो फिर कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो वो आगे जाके हम लोग पढ़ने ही वाले थे। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया ट्रूथ वैल्यू समझाने, ट्रूथ टेबल के बारे में समझाने के लिए कि भी ट्रूथ टेबल क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रूथ टेबल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अगर सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमें पता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, उसका उनका आपस का रिलेशन बताएगा वो टेबल। वो कैसे है वो देखते हैं। अब वन बाय वन हम लोग इन सारे के सारे कनेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जी। सबसे पहले कनेक्टर कंजंक्शन, जिसका मीनिंग है एंड, और इसका सिंबल है ये। तो सेम एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। मैं बार बार इन्हीं को एग्जांपल को लेता जाऊंगा, बार है ना, ज्यादा कोई एग्जांपल भी चेंज नहीं करूंगा, बस कनेक्टर्स और हल्का फुल्का चेंज करते रहूंगा जी। तो अब इसका हम लोग है ना टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल डायरेक्टली ही हम लोग बना लेते हैं और इस एग्जांपल को टेकअप करते रहेंगे। मान लीजिए आपका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो दो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है और बीच में कनेक्टर है जी एंड। जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 40 इज डिविजिबल बाय 8 पहला स्टेटमेंट, 40 इज डिविजिबल बाय 2 दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट P 40 इज डिविजिबल बाय 8, Q 40 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक, अब मुझे P Q, अब इनके अलग अलग टेबल्स, मतलब इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अब P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है, Q की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू T हो सकती है। ट्रू को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हो सकता है P की ट्रूथ वैल्यू T हो जाए, Q की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाए। ऐसा हो सकता है, इस एग्जांपल में तो दोनों की ट्रू है, लेकिन अगर मैं बीच में यहां पे अगर मान लो मैंने नॉट लगा दी तो P की जो ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स हो गई ना, तो इसका भी तो रिलेशन जानना है ना। तो इससे जो कंबाइंड स्टेटमेंट मुझे मिलेगा वो क्या होगा, है ना। तो मुझे सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं कि दो स्टेटमेंट मुझे दिए गए हैं, उनकी अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। अगर P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, Q की फॉल्स है तो क्या होगा, P की अगर फॉल्स है Q की ट्रू है तो क्या कंबाइन होगा, अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या होगा। क्या सबको ये समझ में आ रहा है इतना जो भी मैं समझा रहा हूं? यस सर। अब जब ये वाला कनेक्टर होता है ना
एंड, फिर तो सीधा सीधा आप भले ही रट्टा मार लो, भले ही कुछ मर्जी या रिलेट कर लो, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ही पूरी की पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होंगी जी। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स आ गया, जैसे इधर ट्रू इधर फॉल्स, दोनों में से एक फॉल्स आ गया तो फिर तो फॉल्स ही रहेगा। और दोनों फॉल्स भी हो जाए तो भी ये फॉल्स ही रहेगा जी। मीनिंग कैसे, इसी एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। P है जी 40 इज डिविजिबल बाय 8 और कनेक्टर है एंड, तो एंड 40 इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट होता 40 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 2, तो पहले केस में जब दोनों ही ट्रू है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जा रही है, ट्रू होगी क्या। दूसरा केस क्या है जी, कि P वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है, Q वाला फॉल्स होता है, इसका मतलब मुझे कौन सा एग्जांपल ले लेना चाहिए कि 40 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो इस एग्जांपल में अगर ये दोनों स्टेटमेंट हो जिसमें पहली स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो पूरी कंबाइंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा जी, फॉल्स होगा। अब तीसरे एग्जांपल में P वाली स्टेटमेंट फॉल्स ले रहा हूं, Q वाली स्टेटमेंट ट्रू ले रहा हूं, दैट मींस मुझे इसी एग्जांपल में यहां पे नॉट डाल देना चाहिए, यहां पे डिविजिबल बाय 2 डाल देना चाहिए। अब ये जो कंबाइंड स्टेटमेंट मुझे मिलेगी, इसकी ओवरऑल ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एंड, अब एंड को रिलेट कर लो सीधा सीधा। एंड क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट एंड की हेल्प से बना है तो उसके दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तो ही तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी ना। यस सर। यस सर। क्लियर। अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्टेटमेंट पहले लिख रहे हैं, तो इधर P इंटरसेक्शन Q है, अगर Q इंटरसेक्शन P करते तो भी तो सेम ही आता ना सारा का सारा। तो पहले लिखा है या बाद में साइन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। Q पहले है P पहले है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों का टेबल सेम आने वाला है। क्या इतना क्लियर। नॉर्मली बात 2 की ही होती है, लेकिन जस्ट इन केस आपको 3 का टेबल, मतलब कोई कंपाउंड स्टेटमेंट 3 में बना हुआ है तो उसमें फिर 3 स्टेटमेंट हो गई, एक P हो गई, एक Q हो गई, एक R हो गई। तो फिर जैसे ये 4 केसेस बने ना, दोनों ट्रू, एक पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर पहला फॉल्स तीसरा ट्रू, दूसरा ट्रू, फिर दोनों फॉल्स, तो 4 पॉसिबिलिटीज बन गई। तो अगर 3 स्टेटमेंट होंगी तो फिर टेबल में क्या आएंगे, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। ट्रू 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इधर फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना। तो ऐसे करके 8 बन जाएंगे ना, 2 का क्यूब, सीधा सीधा ऐसे रिलेट हो रहा है ना इजीली। वैसे 3 के लिए होता नहीं है, मतलब बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर 3 के लिए बनाना पड़े ना टेबल तो फिर 8 कॉलम का, मतलब 8 रोज का बनेगा। और फिर मान लो फिर ये कुछ आपसे ये पूछा गया है, मान लो फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं, दोनों इंटरसेक्शन वाले कर लेते हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो तीनों का भी बन जाएगा, है ना, अगर बनाने की जरूरत पड़े तो। तो ये है बेटा कंजंक्शन। सेकेंड हम लोग बात करते हैं डिसजंक्शन, जिसका मीनिंग है और सिंबल है यूनियन वाला। अब और से तो पता ही चल रहा है। अगेन P is 40 is divisible by 8, Q is 40 is divisible by 2, ठीक है ना, वही स्टेटमेंट है, वही एग्जांपल ले रहा हूं बार बार।
तो अगेन इसका भी ट्रूथ टेबल मुझे बनाना है, तो पॉसिबिलिटी तो वही है, दो स्टेटमेंट है, तो पहली ट्रू हो सकती है, दूसरी ट्रू हो सकती है, फिर पहली ट्रू फॉल्स, एफ टी एफ एफ। तो पी यूनियन क्यू क्या होगा? तो अब इस यूनियन का मीनिंग क्या बन रहा है कि अगर पहले वाला एग्जांपल लें, है ना, जिसमें दोनों ट्रू है, मतलब 40 इज डिविजिबल बाय 8 और 40 इज डिविजिबल बाय 2। अब जो कनेक्टर है बीच में वो एंड नहीं है, वो कनेक्टर है और का, तो क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा, है ना, कंबाइंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा ना। यस सर। तो यूनियन के केस में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो यूनियन ट्रू हो जाए, और अगर दोनों फॉल्स होंगी तब जाके वो यूनियन फॉल्स होगा। तो इसमें एग्जांपल कौन सा बन रहा है कि 40 इज डिविजिबल बाय 8 और 40 इज डिविजिबल बाय 2, तो मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है जी। फिर सेकेंड वाला सिनेरियो क्या कह रहा है जी, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब 40 इज डिविजिबल बाय 8 और 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो दोनों में से मतलब पहली वाली स्टेटमेंट सही हो ही गई है, तो फिर जब और ही लगाया तो दोनों में से कोई भी एक सही हो जाएगा, हो ही जाएगा, है ना सही। मीनिंग समझ में आ रहा है? आगे चलें। यस सर। यस सर। तो इसमें भी अगर 3 की जरूरत पड़े तो फिर आपको 8 रोज वाला बनाना पड़ेगा, अगर 3 स्टेटमेंट होती है। ओके। थर्ड है जी नेगेशन। नेगेशन का मीनिंग तो क्या है, ऑपोजिट सिंबल है ये वाला। तो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है या फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा जी, उसका टोटली ऑपोजिट। तो अगर पहले जो गिवन स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू होती है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो पहले फॉल्स होती है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेगेशन से क्या होता है, जो गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है उसका आंसर उल्टा हो जाता है नेगेशन से। ठीक है ना। तो मान लीजिए पी स्टेटमेंट में मैंने बोला 40 इज डिविजिबल बाय 8, तो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है जी। तो अब इसका अगर मुझे नेगेशन निकालना पड़े तो नेगेशन का मीनिंग क्या होगा, 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सॉरी 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो नेगेशन वर्ड का मतलब क्या है कि सीधा सीधा जो स्टेटमेंट आपको दिया है ना उसमें बीच में नॉट लगा दो। ठीक। तो अब यहीं पे अगर 40 इज डिविजिबल बाय 12 बोलूं तो एक्चुअल में इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है जी, मतलब इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है जी, फॉल्स है जी। फॉल्स। तो अगर मुझे बोला जाए कि इसका नेगेशन करो तो इसका नेगेशन क्या होगा, 40 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो नेगेशन से जो मुझे स्टेटमेंट मिलेगी उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है अगर उसकी गिवन स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो आफ्टर नेगेशन उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, अगर पहले फॉल्स है तो फिर आफ्टर नेगेशन ट्रू हो जाएगा जी। ठीक है। कंडीशनल, जिसमें इफ देन की बात करते हैं, इसका सिंबल ये वाला है या फिर ये वाला, एक ही बात है जी। तो इसमें भी सेम एग्जांपल, 40 इज डिविजिबल बाय 8 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 2, यही वाला ले रहे हैं। तो कंबाइंड स्टेटमेंट क्या होगा कि इफ 40 इज डिविजिबल बाय 8 देन 40 इज डिविजिबल बाय 2, है ना। कुछ इस टाइप का कंबाइंड स्टेटमेंट का बनेगा। पहली वाली स्टेटमेंट में इफ लगा दिया, दूसरे वाली स्टेटमेंट के देन लगा लीजिए, ये कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो इसमें फिर ट्रूथ टेबल अगर बनाना पड़े तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी ये सारी की सारी हैं सेम, चारों पॉसिबिलिटीज में देखना पड़ेगा कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है दूसरा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जो कंडीशनल वाला स्टेटमेंट है उसमें सिंबल ऐसा लगेगा।
तो इसमें आपने टेबल में सीधा सीधा क्या याद रखना है, अगर तो दोनों ट्रू है, ट्रू हो जाएंगे। अगर पहला ट्रू है मतलब P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब फॉल्स होगा ये। और अगर P फॉल्स है फिर कुछ नहीं फर्क पड़ता, फिर दोनों ही ट्रू रहेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने P को देखना है जी, P को देखना है। अगर P ट्रू है फिर आप Q के बारे में देखेंगे कि Q ट्रू है या फॉल्स है जी। अगर P ट्रू है फिर इसका जो आंसर रहेगा वो Q बताएगा जी, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, जो Q का आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर P फॉल्स हुआ, पहली ही कंडीशन ही ना होल्ड हो, अगर पहली कंडीशन ही ना होल्ड हो तो दूसरी कंडीशन के बारे में थोड़ी हम लोग कुछ बोलेंगे। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो है, हम लोगों ने एक पढ़ा था ना ट्रांजिटिव रिलेशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। यस सर। हमने पढ़ा था कि अगर A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, B कॉमा C ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, तो A कॉमा C का प्रेजेंट होना जरूरी है जी। लेकिन अगर पहले वाली कंडीशन ही ना ट्रू हो, अगर A कॉमा B तो प्रेजेंट है लेकिन B कॉमा C प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं A कॉमा C के प्रेजेंट होने के बारे में बात करूंगा क्या? तो अगर पहले वाली स्टेटमेंट पहले से ही फॉल्स है तो A कॉमा C के प्रेजेंट है या नहीं है, फिर तो कोई मतलब नहीं ना, वो ट्रांजिटिव कहलाएगा ना। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर पहली वाली जो स्टेटमेंट है ना, अगर वो फॉल्स है ना, तो फिर सेकेंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता, कंबाइंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू ही रहेगी। अब इस केस में, अब यहां पे देखो कंजंक्शन और डिसजंक्शन में आपका, मैंने यहां पे क्या बोला कि चाहे Q इंटरसेक्शन P हो जाए, चाहे Q पहले हो P बाद में हो, या फिर यूनियन वाले केस में भी अगर Q यूनियन P होता तो है ना सेम रिजल्ट्स आते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेगेशन में तो चलो हम लोग एक ही की बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर नहीं रहे। लेकिन यहां पे अगर मैं Q ऐसा करता है ना, Q पहले आता P बाद में आता, इसमें फर्क पड़ेगा। अब इसमें पहले किसकी चेक करोगे ट्रुथ वैल्यू? Q की चेक करोगे। तो अगर Q की ट्रू आती है फिर आप P के बारे में देखोगे कि P का जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। अब यहां पे Q की फॉल्स आ गई, फिर P की ट्रुथ वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं रहता। अगर Q, अब यहां पे इफ किसके ऊपर लिखा है? Q के ऊपर लिखा है ना, जब Q पहले है तो, है ना, तो Q की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई है तो कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू ही रहने वाला है। फिर यहां पे Q की ट्रुथ वैल्यू अब ट्रू हो गई है, तो अगर Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाए तो P के ऊपर बात आती है, फिर P को देखना है। अगर P फॉल्स है तो मतलब ओवरऑल भी हो गया फॉल्स। फिर यहां पे वापस से क्या हो गया, Q के ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई है, तो अगर Q की पहले से ही फॉल्स है तो फिर P के ऊपर कुछ मीनिंग नहीं है, कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू कहलाने वाला है। तो यहां पे फर्क पड़ रहा है कि पहले कौन है बाद में कौन है। याद रहेगा? टेबल बना लेंगे। एक बार दोबारा बता दो सर इस। बेटा इस टेबल को ही याद रखो सीधा सीधा, जैसे मैं आपको याद रखने को बोल रहा हूं कि अगर P कंडीशनल Q है तो जो चीज पहले लिखी गई है, जो स्टेटमेंट पहले लिखी गई है, पहले आप उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में बात करते हो। तो अगर इसकी ट्रुथ वैल्यू T आ जाती है जी, फिर आपने Q को देखना है जी। Q अगर ट्रू हुआ तो ओवरऑल भी ट्रू होगा, Q अगर फॉल्स होगा तो ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। इफ P इज ट्रू, ओके।
Yes, sir. And if P is false, if P is false, आपने Q को देखना ही नहीं है, बिना कुछ देखे आपने सीधा सीधा कंबाइंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू बोल देना है। ओके, अगर पहली स्टेटमेंट का ही ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आ जाता है, फिर तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही होने वाला है जी। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको समझाया, ट्रांजिटिव रिलेशन में जैसे हमने बात किया हुआ है कि अगर a कॉमा बी प्रेजेंट हो, b कॉमा सी प्रेजेंट हो, तब हम लोग a कॉमा सी के प्रेजेंट होने के बारे में बात बोलेंगे। मतलब a कॉमा बी प्रेजेंट है, b कॉमा सी प्रेजेंट है, मतलब दोनों प्रेजेंट है, दोनों ट्रूथ वैल्यू ट्रू है जी। फिर a कॉमा सी प्रेजेंट होना चाहिए जी। तो अगर a कॉमा सी प्रेजेंट होगा मतलब वो ट्रांजिटिव बन गया, मतलब ट्रू हो गई जी। और अगर a कॉमा सी प्रेजेंट नहीं हुआ तो मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं रहा, उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो गया जी। बात क्लियर? अगर पहली दोनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं तो Yes, sir. तो तीसरे के बारे में सोचा जाएगा। अगर तीसरा सही है तो ओवरऑल सही, तीसरा सही नहीं है तो ओवरऑल स्टेटमेंट गलत। लेकिन अगर पहली दोनों कंडीशन में से कोई एक है ना, पहली दोनों कंडीशन ही नहीं ट्रू है, अकेला a कॉमा बी प्रेजेंट है लेकिन b कॉमा सी प्रेजेंट ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो रही है, फिर a कॉमा सी प्रेजेंट हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, ट्रांजिटिव बनेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, Yes, sir. कंडीशनल स्टेटमेंट वैसा ही है जी। ओके, Yes, sir. Thank you. तो रट्टा मारने का तरीका बेटा सीधा सीधा यही है कि भी इसके एफ और टी के बारे में बात करना। अब इसमें ना मैथमेटिकल रीजनिंग में इतना ज्यादा गहराई में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा टेबल बनाने के ऊपर सोचिए और इसको बस याद रखो। इंटरसेक्शन में क्या होगा, और मतलब कंजंक्शन में क्या होगा, डिसजंक्शन में क्या होगा, नेगेशन में टेबल क्या बनेगा, कंडीशनल में क्या बनेगा, और नेक्स्ट है जी बाई कंडीशनल में क्या बनेगा जी। बाई कंडीशनल में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, जिसका सिंबल है जी ये या फिर ये डबल लाइन की बात है। तो इसमें भी हम लोग सारे के सारे वही चीजें लेके चलेंगे। P अगर ट्रू है, Q ट्रू है, ये ट्रू है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये सारी पॉसिबिलिटीज। तो इस केस में अगर मैंने ये बाई कंडीशनल वाला सिंबल लगाया है जी, तो इस केस में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, दोनों में से एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स होगा। तो इस केस में चाहे Q पहले है चाहे Q बाद में है, इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों का टेबल सेम आने वाला है। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला टेबल और ये वाला टेबल अलग अलग आंसर दिए हैं। ओके, बाई कंडीशनल का मीनिंग है इफ एंड ओनली इफ। अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन ट्रू होगी जी। एंड ओनली इफ, सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। तो अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी फॉल्स होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ, अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी जी, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो इसी का उल्टा मीनिंग भी क्या हम लोग बोलते कि भी अगर पहले वाली कंडीशन गलत होगी तो दूसरे वाली कंडीशन भी गलत होनी चाहिए। तो उससे अगर ये दोनों चीजें होल्ड हो जाएं तो मतलब ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा ना। अभी जैसे इसका है ना एक सीधा सा एग्जांपल है, इफ राम स्टडीज, if and only if Ram studies, then he will succeed। मतलब अगर राम स्टडी करता है
और तभी वो सक्सीड होगा। तो इसका मतलब, इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि अगर राम स्टडी ना करे तो भी, तो फिर वो सक्सीड नहीं होगा। ठीक, तो इस केस में भी ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर राम स्टडी ना करे और उसे सक्सेस भी ना मिले तो भी वो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो गया। लेकिन जस्ट इन केस, मतलब राम ने स्टडी तो करी लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। कि हमने तो बोला था कि अगर वो पढ़ेगा तो वो उसे सक्सेस मिलेगी, तो लेकिन कुछ कुछ ऐसे अगर स्टेटमेंट बोल दिए जाएं कि भी राम ने स्टडी की और उसे सक्सेस नहीं मिली, तो ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट ये क्या बन गया आएगा, फिर फॉल्स बन गया। या फिर उसने स्टडी ही नहीं की लेकिन उसे सक्सेस मिल गई, तो भी तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया ना। Yes, sir. बात समझ में आई क्या? तो अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो कंबाइंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो भी एक ट्रू होगा, लेकिन अगर दोनों में से एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, तो फिर ओवरऑल कंबाइंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स रहने वाला है जी। तो यहां पे इतना जो बातें हमने करी हैं, तो इसमें आपको मेन चीजें ये समझना है कि ये जो ट्रुथ टेबल है ना, ये आपको बनाना आना चाहिए, और उसमें सिर्फ 5 ही कनेक्टर हैं, पांचों कनेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पांचों कनेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। 5 ही हैं। अगर एंड होगा तो दोनों ट्रू हैं तो क्या होता है, एक फॉल्स होता है तो क्या होता है जी, और है तो क्या होगा, अपोजिट नेगेशन है, सीधा सीधा अपोजिट करना है, कंडीशनल है इफ देन वाला, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और बाई कंडीशनल है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स। तो ये आपको ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बाकी अभी अभी फिर भी बचा हुआ है, तो वो है ना परसों की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको, फिर ही है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट फिलहाल छोटा सा मैं आपको, जितने भी थ्योरी पढ़ी है उसमें अगर कोई क्वेश्चन बने तो होता है इक्विवेलेंस स्टेटमेंट। इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाता है, मान लो मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस स्टेटमेंट क्या होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। मान लो आपको ये कुछ दिया हुआ है जी, मान लो ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक थर्ड ऑप्शन दिया है जी, एक फोर्थ ऑप्शन दिया है, मतलब ऐसे करके आपको बोला गया होगा कि इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस स्टेटमेंट कौन सा है जी। तो आपने क्या करना है, आपने पी और क्यू की चारों पॉसिबिलिटी बना लेनी है। पी और क्यू में पॉसिबिलिटी तो चारों ही है ना, कि पहला पी ट्रू, क्यू ट्रू, या टी एफ, या एफ टी, या फिर एफ एफ। फिर उसकी हेल्प से आपने इसका कॉलम बनाना है। अब इसका कॉलम कैसे बनाओगे, पहले पी यूनिट, मान लो इसी को सॉल्व करने को देखते हैं। तो ये टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, तो पहले आप क्या बनाओगे, पी यूनियन क्यू वाला टेबल बना लो। पी यूनियन क्यू वाला टेबल क्या होगा, टी 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 एफ, ठीक है। अब पी यूनियन क्यू टू पी, इसका टेबल बना लो, इसका टेबल बनाओ।
इसका टेबल कैसे बनेगा? पहले देखना पड़ेगा, है ना, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। इसकी ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो पी की ट्रुथ वैल्यू के बारे में देखा जाता है ना। तो अगर पी की भी ट्रू आ गई तो ओवरऑल ट्रू हो गया जी। अब फिर से इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई जी, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फिर से ट्रू है जी, मतलब ट्रू हो गया जी। अब फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो अब पी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो एफ हो जाएगा। अब फिर इसकी ट्रुथ वैल्यू खुद की एफ आ गई, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं होता, हमेशा ट्रू ही रहता है। तो ये इसका पूरा का पूरा ट्रुथ वैल्यू है, ये इसका ट्रुथ कॉलम है। अब आपने क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में भी आपने सबकी ट्रुथ वैल्यू निकाल लेनी है, ट्रुथ टेबल का कॉलम बना लेना है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल आया है, इन चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन का ट्रुथ टेबल क्या होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा जी। मतलब उसका भी TTFT ही बन के आ रहा होगा, इसका TTFT बन के आया है तो उसका भी TTFT ही बन के आना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट और इन चारों में जो भी ऑप्शन सही है, मान लो सी ऑप्शन है, इसका आपने कॉलम बनाया, ये भी मान लो ये सेम आंसर दे रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, है ना, मैंने कोई कैलकुलेट करके नहीं बोला। मान लो कि सी ऑप्शन सही आंसर है तो उसका भी यही टेबल बन के आया, तब हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है जी। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का मतलब क्या, कि हर एक सिचुएशन में इन दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम है जी। अगर P और Q दोनों ट्रू होते हैं तब भी इनका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, कंपाउंड स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है, सेम है। अगर एक पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तब भी दोनों का जो आउटपुट है, दोनों स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम है, मतलब इक्विवेलेंस, है ना। तो ऐसा करके इक्विवेलेंस कब, जब हर एक सिचुएशन में दोनों ट्रू एक फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू या दोनों फॉल्स, हर एक सिचुएशन में इनका जो ट्रुथ वैल्यू है वो सेम आए, तब ये इक्विवेलेंस स्टेटमेंट कहलाएंगे। तो यहां पे 2 की बात चल रही है, अगर मान लो कहीं तीसरा आर भी आ जाए तो फिर आपको 8 बनाना पड़ेगा और फिर अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन वाइज देखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ टर्म्स हमारे रह गए हैं, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, टोटोलॉजी, फॉलिसी, है ना, ये सब रह गए हैं। तो ये हम लोग परसों की क्लास में कर लेंगे और पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर हम लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई ऐसा है, कोई कंफ्यूजन सी हो रही हो, पता नहीं क्या है? सारी बातें जो मैंने समझाई समझ में आ गई है ना? यस। तो अब आप इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और आपका जो मॉड्यूल रिवीजन पैकेज में ना उसमें होंगे, ठीक है ना। तो उनके वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना, थोड़ा सा ये भी देख लेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको सीधा पहले ही बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, इक्विवेलेंस स्टेटमेंट का। तो उसमें आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका टेबल बना लो और चारों ऑप्शन का टेबल बना लो। जिस ऑप्शन के साथ टेबल पूरा का पूरा मैच कर जाए मतलब वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है। अब इसके आगे की जो थ्योरी थोड़ी बहुत रह गई है उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सर।